everyone, welcome to the world of Zoology and this is your own Zoology educator. So आज ये हमारा 7th लेक्चर है. ऑलरेडी हमने अपना 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है. लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एम्फीबियंस स्टार्ट करा था. हमने आपको बताया था एम्फीबियंस में हमें 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, डेट इज़ नियोटेनी और ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया. हमने लास्ट लेक्चर में नियोटेनी स्टार्ट कर दिया था. उसमें हमने आपको नियोटेनी पेडियोजेनेसिस के बारे में बताया था, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था, एग्जांपल्स बताए थे, डेफिनेशन बताए थे. एकदम उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में सेट कर दिया था हमने लास्ट लेक्चर में. और फिर एक्सोलोटल लार्वा के बारे में भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो. ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम नियोटेनी को एकदम बाइंड अप कर देने वाले हैं. ठीक है, यानी कि नियोटेनी एकदम कंप्लीटली कवर हो जाएगा. आज का लेक्चर अगर आप कर लेते हैं तो नियोटेनी से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा. ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग नियोटेनी, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम 3 टाइप्स के जो नियोटेनी होते हैं, दैट इज पार्शियल नियोटेनी, इंटरमीडिएट नियोटेनी एंड टोटल नियोटेनी, इनको देखेंगे. और लास्ट में हम देखेंगे नियोटेनी का सिग्निफिकेंस. ठीक है, इतना में हो जाएगा हमारा ये लेक्चर कवर और हमारा नियोटेनी भी कवर. ओके, और फिर लास्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एम्फीबियंस का लास्ट लेक्चर बोलो तो कांट से लास्ट लेक्चर, 2 लेक्चर उसमें लग जाएगा. ठीक है, ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया देखने में हम 2 लेक्चर लेंगे, जिसमें हम आपको ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया एकदम कंप्लीट अच्छे से आपके दिमाग में सेट कर देंगे. ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग रेप्टिलिया स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी तो एम्फीबिया 2 दिन और चलेगा. ठीक है, आज के बाद 2 दिन और. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, बिकॉज ज़्यादा कंटेंट देना है ना आपको कम टाइम में, वो भी. ठीक है, तो एक बार ये लेक्चर हम मूव ऑन करें इसमें आगे की तरफ. उससे पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देते हैं ताकि आप स्मूथली मूव ऑन कर सके इस लेक्चर में. ठीक है, देखिए, हमने आपको लास्ट लेक्चर में नियोटेनी और पेडियोजेनेसिस के बारे में बताया था. क्या बताया था सो बताइए एक बार मेरे साथ, एक बार क्विक रिवीजन कीजिए, आँख बंद कीजिए और जो भी हम बोल रहे हैं उसको रिकैप करने का कोशिश कीजिए. चलिए देखिए, नियोटेनी में हमने आपको क्या बताया था, नियोटेनी में हमने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एडल्ट तो हो जाता है, लेकिन उसमें लार्वल कैरेक्टर्स या फिर बोल दो एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर परसिस्टेंट रह जाते हैं. क्यों रह जाते हैं, बिकॉज उनका मेटामॉर्फोसिस सही से नहीं हो पाता है. मेटामॉर्फोसिस सही से क्यों नहीं हो पाता है, वही चीज़ आज हम देखने वाले हैं. बता देते हैं क्यों नहीं हो पाता है. बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, फिजियोलॉजिकल, हार्मोनल, इंटरनल, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं. देखो, मेटामॉर्फोसिस में ना बहुत चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लाइक फूड का एबंडेंस कैसा है वहाँ पे, टेम्परेचर का क्या कंडीशन है वहाँ पे, हॉट टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, या फिर वहाँ पे हार्मोन्स का लेवल उनके बॉडी में जो है, बॉडी में उस ऑर्गेनिज्म के हार्मोन्स का लेवल क्या है, प्रोलैक्टिन का क्या लेवल है, थायरॉक्सिन का क्या लेवल है. इनफैक्ट लार्वल टिश्यू का उस हार्मोन के रिगार्डिंग डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये भी मैटर करता है. मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है, एक एक फैक्टर को हम इसमें अच्छे से देखते चलेंगे. ठीक है, अच्छे से देखते चलेंगे इस लेक्चर में. तो ये अभी हम कंटिन्यू करने वाले. एक बार पेडियोजेनेसिस को भी थोड़ा सा रिकैप कर लो. देखो, पेडियोजेनेसिस में क्या था कि ऑर्गेनिज्म जो थे वो लार्वल स्टेज में ही थे, लेकिन उनमें गोनैड्स का फॉर्मेशन हो गया था. गोनैड्स का फॉर्मेशन कहने का क्या मतलब है, वो उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन गए थे, यानी कि दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस. ओके, अगर इजी लैंग्वेज में समझो तो पेडियोजेनेसिस क्या था, पेडियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें जो ऑर्गेनिज्म था वो मॉर्फोलॉजिकली तो इमैच्योर था, बट सेक्सुअली वो मैच्योर हो चुका था. अंडरस्टूड, आई होप इट्स क्लियर टू यू. तो बढ़ा जाए इस लेक्चर में, आगे कंटिन्यू किया जाए. चलिए आ जाइए, एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग नियोटेनी. आ जाओ. The significance and cause of neoteny are not properly understood. The environmental factor affect metamorphosis in several ways. देखो, जो सिग्निफिकेंस यानी कि जो इम्पोर्टेंस और जो रीज़न है ना नियोटेनी का, वो अभी तक अच्छे से नहीं समझा गया है. लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस को बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से अफेक्ट करते हैं, लाइक अबंडेंस ऑफ फूड, कोल्ड टेम्परेचर, इनसफिशिएंट आयोडीन. अब आप पूछोगे इनसफिशिएंट आयोडीन कैसे, देखो, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक हार्मोन होते हैं जिनको हम थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, जो कि रिलीज़ कहाँ से होते हैं, थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं. और इसको स्टिमुलेट यानी कि थायराइड ग्लैंड में
जो थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन है इसको स्टिमुलेट क्या करवाता है, टीएसएच, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो टीएसएच है ये बनता कहाँ है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में, समझ में आया। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर सिग्नल कौन देता है टीएसएच प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज हाइपोथैलेमस। और उसमें एक फैक्टर का रिलीज होता है, दैट इज थायोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, तो उससे टीएसएच का फॉर्मेशन होता है, यानी कि टीआरएफ से टीएसएच का फॉर्मेशन हुआ, टीएसएच से थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन हुआ। ये थोड़ा आप समझ लीजिए, टीआरएफ जो है ये हमारा हाइपोथैलेमस बनाया, ये क्या करेगा, पिट्यूटरी को इंड्यूस करेगा टीएसएच के फॉर्मेशन के लिए। और ये जो टीएसएच होगा ये थायराइड ग्लैंड को करेगा, किस चीज़ के लिए, थायरॉक्सिन के लिए, ठीक है, थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन के लिए ये करता है। तो आयोडीन जो होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब अगर आयोडीन का कमी होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन का कमी होगा। और हम जानते हैं मेटामॉर्फोसिस में थायरॉक्सिन हार्मोन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। थायरॉक्सिन अगर रहेगा सही अमाउंट में, उसका लेवल अगर बॉडी में सही होगा तभी वो मेटामॉर्फोसिस हो पाएगा। और अगर थायरॉक्सिन नहीं रह पाया तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा। और थायरॉक्सिन होने का क्या मतलब है, थायरॉक्सिन होने का मतलब है कि आयोडीन भी प्रेजेंट हो, आयोडीन रहेगा तभी तो थायरॉक्सिन भी रहेगा, समझ में आया। तो ये जो है ना एक चेन की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है, आयोडीन से थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन से फिर मेटामॉर्फोसिस। तो अगर जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में अगर फूड का एबंडेंस हो जाए, कोल्ड टेम्परेचर रहे, इनसफिशिएंट आयोडीन रहे, तो इन सब से क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस सही से नहीं हो पाता है, कॉज फेलियर ऑफ मेटामॉर्फोसिस, से मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता है सही से, और लार्वल फीचर एडल्ट में रिटेन रह जाते हैं। This is indicated by the fact that drying up of swamps, lack of food, rise in temperature in surrounding water induce axolotl to metamorphose। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि अगर वेटलैंड्स यानी कि जो स्वैम्प्स है वो सूख जाए, फूड का कमी हो जाए और टेम्परेचर बढ़ जाए यानी कि हॉट टेम्परेचर आ जाए सराउंडिंग वाटर में, तो फिर वो एक्सोलोटल को इंड्यूस करते हैं मेटामॉर्फोसिस के लिए, यानी कि एक्सोलोटल में फिर मेटामॉर्फोसिस होने लगता है। ओके, उसके बाद देखते हैं As already mentioned, axolotl breed in Mexico and southwestern part of USA. When transferred to the eastern state or experimentally treated with the thyroxine or TSH, these axolotl lose their gills, assume lungs and become adult air-breathing native tiger salamander. जैसे कि हम पहले से जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एक्सोलोटल मोस्टली इसका जो नेटिव ब्रीड है वो कहाँ का है, ये मैक्सिको का है, हाईलैंड्स ऑफ मैक्सिको में ये रहता था। एक लेक का नाम हमने आपको बताया था, डेट इज सोचिनीलेको। ये जो एक लेक था जिसमें एक्सोलोटल्स रहते थे, कौन से, एम्बियोस्टोमा मार्कानम। ओके, तो कहाँ पे ये थे, हाईलैंड्स ऑफ मैक्सिको में। और जो एम्बियोस्टोमा टिग्रिनम था ये हमारा कहाँ रहता था, कोलोराडो, जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट क्या है, यूएसए का। तो यहाँ की जो मेन ब्रीड है एक्सोलोटल के, इनको हम क्या करते हैं, जब ईस्टर्न स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं लेबोरेटरीज़ में, इनमें एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया था, इसको आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था 1865 के टाइम पे हमने इसे पेरिस भेजा था, जो कि फ्रांस का एक शहर है। वहाँ पे इनमें एक्सपेरिमेंट हुआ था, इनको थायरॉक्सिन के प्रेजेंस में इनका ट्रीटमेंट करा गया था, जिनमें देखा गया था कि दे लूज़ देयर गिल्स, इनका जो गिल्स है वो ख़त्म हो जाता है और ये जो होते हैं उनका मेटामॉर्फोसिस होता है और ये एयर ब्रीदिंग टेरेस्ट्रियल सैलामेंडर बन जाते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल सैलामेंडर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट देखो, रिस्पॉन्स ऑफ लार्वल टिश्यू टू थायराइड हार्मोन इज रिड्यूस एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड डिसअपियर इंटायरली बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि लार्वल टिश्यू का जो थायराइड हार्मोन के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो लार्वल टिश्यू का थायराइड के कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स भी कम होने लगता है, और जैसे ही टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वैसे ही ये जो रिस्पॉन्स होता है लार्वल टिश्यू का थायराइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, यानी कि अच्छे से खत्म हो जाता है। द कॉज ऑफ न्यूरोटेनिया अमंग एम्फीबियंस हैज नॉट बिन प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। वेरियस एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर आर सपोज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एन अनयूजुअल फेनोमेनन।
यानी कि जो नियोटेनी का कारण है एम्फीबियंस में, उसको अभी तक पूरे अच्छे तरीके से, यानी कि दैट इज नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। इनफैक्ट बहुत सारे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर का माना जाता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनयूजुअल फेनोमेना ऑफ नियोटेनी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ा जाए, अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। अब धीरे धीरे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में हम देखेंगे। पहला है हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर, abundance of food and other favorable requisites in the aquatic life is the cause, sorry यहाँ पे इन नहीं होगा, is the cause, देख लो यहाँ पे is the cause of retention of larval feature। यानी कि एक्वाटिक लाइफ में फेवरेबल कंडीशन का प्रेजेंस और क्या बोलते हैं अबंडेंस ऑफ फूड, जो कि मेटामॉर्फोसिस को रोकने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे कंडीशन जिसके कारण मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाते हैं, अगर वो एक्वेटिक कंडीशन में प्रेजेंट है और अबंडेंस ऑफ फूड प्रेजेंट है, तो इससे क्या होता है कि लार्वल कैरेक्टर का एडल्ट में डिटेंशन रह जाता है। ठीक है, डीप वाटर एंड कोल्डनेस इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। यानी कि डीप वाटर और जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, उससे क्या होता है कि थायरॉक्सिन का सिक्रेशन रुकता है। अब थायरॉक्सिन का सिक्रेशन रुकेगा तो ऑब्वियस सा बात है मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा सही से। अगर मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा तो उसमें लार्वल कैरेक्टर प्रेजेंट रह जाएंगे, एंड इट्स द केस ऑफ नियोटेनी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाओ, सलाइन नेचर ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोटेनी। वाइजमैन ने बोला था। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ना, वाइजमैन है, हक्सले है, ये सारे के सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए थे। इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो वाइजमैन ने क्या बताया था कि जो सलाइन नेचर होता है वाटर का, वो नियोटेनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हक्सले ने फिर 1929 में क्या बताया कि जो लो टेम्परेचर होता है वो मेटामॉर्फोसिस को अरेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Despite of extensive researches on the role of extrinsic factor on metamorphosis, it is still not clear that whether extrinsic factor is exclusively responsible for the arrest of metamorphosis. So, the existence of other factors, internal and physiological, become apparent. यानी कि इतने ज़्यादा वास्ट रिसर्चेज हुए एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे, जो भी मेटामॉर्फोसिस को रोकने का एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स था, उस पर इतने वास्ट रिसर्चेज हुए, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पाया कि सिर्फ एक्सट्रिंसिक फैक्टर ही है जो कि मेटामॉर्फोसिस को अरेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्लियर तो हो नहीं पाया, इसलिए बताया गया कि बहुत सारे दूसरे भी इंटरनल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि मेटामॉर्फोसिस को अरेस्ट करने के लिए या फिर उसको क्या बोलते हैं परफेक्टली अकर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका भी एग्जिस्टेंस जरूरी है। ठीक है, तो क्या हुआ, इस लाइन में क्या बताया गया है कि बहुत सारे वास्ट रिसर्चेज हुए ये चेक करने के लिए कि सिर्फ एक्सट्रिंसिक फैक्टर ही है जो कि एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल है मेटामॉर्फोसिस को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इसलिए फिर बोला गया कि नहीं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अलावा भी कुछ फैक्टर्स है, दैट इज इंटरनल फैक्टर एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जिसके एग्जिस्टेंस के कारण मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है या फिर मेटामॉर्फोसिस अरेस्ट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने एक्सट्रिंसिक फैक्टर देखा, अब हम इंट्रिंसिक फैक्टर देखेंगे। मेनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैव बीन एडवांस्ड बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर्स। ग्रेसनर्स 1928 was the opinion that insulin hormone inhibit metamorphosis, but recent researchers inclined to reveal that metamorphosis is primarily influenced by varying threshold level of thyroxine and its analogues by the degree of responsiveness of larval tissue to the hormone। यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एविडेंसेस आए, बहुत सारे नए नए इन्वेस्टिगेटर्स आए जिन्होंने इन फैक्टर्स के बारे में बताया। ग्रेसनर्स जो कि 1928 में एक अपने स्टेटमेंट दिए, उन्होंने बताया कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस को इनहिबिट करता है। ग्रेसनर 1928 में एक अपने स्टेटमेंट दिए जिसमें उन्होंने बताया, उनका ओपिनियन था ऐसा कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो मेटामॉर्फोसिस को इनहिबिट करता है। लेकिन बहुत सारे फिर रिसेंट रिसर्चर्स भी आए, उन्होंने इस बात को नहीं माना, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया और बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूफ भी किया कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इसका जो लेवल होता है बॉडी में, वो मेटामॉर्फोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट जो दूसरा फैक्टर है वो है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लार्वल टिश्यू।
यानी कि जो लार्वल टिश्यू है वो किसी पर्टिकुलर हार्मोन के कॉरेस्पॉन्डिंग खुद को कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, उसका टिश्यू कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, ये जो दो फैक्टर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फोसिस के लिए। पहला क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल, और दूसरा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लार्वल टिश्यू टू दैट हार्मोन। देखो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होता है ना कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका टिश्यू किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, किसी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंजेस के रिगार्डिंग कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बोलेंगे। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन के रिगार्डिंग इसका जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है ये कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि मेटामॉर्फोसिस होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टू द चेंज इन इट्स external or internal setting is known as degree of responsiveness. I hope it's clear to you. Next आइए, during early pre-metamorphic stage in amphibian development, the level of thyroxine is kept very low in the body by genetic mechanism. Itkin 1968 में इटकिन ने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बताया कि जब एम्फीबियन का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो प्री मेटामॉर्फिक स्टेज होता है उसमें क्या होता है, जो थायरॉक्सिन का लेवल होता है बॉडी में उसको कम रखा जाता है। प्री मेटामॉर्फिक स्टेज यानी कि मेटामॉर्फोसिस से पहले वाले स्टेज में जो थायरॉक्सिन का लेवल होता है बॉडी में वो कम होता है। Itkin and his co-worker have also established the role of prolactin on metamorphosis. They have shown that the level of prolactin, which act as an inhibitor in overall control of metamorphosis, remain high at this time. यानी कि इटकिन और उनके कुछ को-वर्कर्स यानी कि साथ में काम करने वाले जो रिसर्चर्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन है उसका भी एक रिलेशन स्टैब्लिश किया मेटामॉर्फोसिस के साथ। उनका कहना था कि जो प्री मेटामॉर्फिक स्टेज है जिनमें थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है उस टाइम पे उनके बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस अरेस्ट रहता है। प्री मेटामॉर्फिक स्टेज में थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है और प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है, जिसके कारण मेटामॉर्फोसिस का जो होता है वो इनहिबिशन होता है उस स्टेज में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाओ। इन द लाइट ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इट मे बी सजेस्टेड दैट स्ट्रक्चरल जीन guiding the synthesis of thyroxine are switched off by some operator gene, whereas gene guiding the formation of prolactin are switched on. Switch on. In such condition, hypothalamus becomes sensitive to available level of thyroid hormone in blood stream. देखो मॉडर्न जेनेटिक्स के रिगार्डिंग अगर हम इसको देखते हैं, ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा कि प्री मेटामॉर्फिक स्टेज में थायरॉक्सिन का लेवल कम रहता है और प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है, ठीक है, जिससे मेटामॉर्फोसिस अरेस्टेड रहता है। इसको अगर हम मॉडर्न जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें क्या होता है, देखो फीडबैक मैकेनिज्म हमने पढ़ा है हार्मोन्स का। इसमें क्या होता है, जब भी किसी हार्मोन का बॉडी में हमारी ज़रूरत होता है तो पॉजिटिव सिग्नल जाता है उसके ऑपरेटर जीन के पास, जो कि ऑपरेटर जीन को स्विच ऑन कर देता है और उस पर्टिकुलर हार्मोन का हमारे बॉडी में अच्छे से सिंथेसिस और सिक्रेशन होता है। वहीं अगर किसी हार्मोन का हमारे बॉडी में काम नहीं है, हमको उसका सिक्रेशन कम करना है, तो उस टाइम क्या होता है कि हम निगेटिव सिग्नल जाता है और निगेटिव सिग्नल जाने के कारण उसको क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ मैकेनिज्म, उस ऑपरेटर जीन पे स्विच ऑफ मैकेनिज्म काम करता है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर हार्मोन सिंथेसिस और सिक्रेशन को रोक देता है। वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे काम करता है। प्री मेटामॉर्फिक स्टेज में जो थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाला ऑपरेटर जीन है उसके पास एक स्विच ऑफ नोटिफिकेशन जाता है, यानी कि निगेटिव सिग्नल जाता है, जिसके कारण थायरॉक्सिन का सिंथेसिस रुक जाता है और जो प्रोलैक्टिन सिक्रीट करने वाले ऑपरेटर जीन है उनके पास पॉजिटिव सिग्नल जाता है, जिसके कारण प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन सही से होता है, जिसके कारण उनके बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल कम और प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है। और ये जो कंडीशन होता है ये मेटामॉर्फोसिस को उस पर्टिकुलर टाइम तक अरेस्ट करके रखता है जब तक ये कंडीशन उनके बॉडी में रहता है, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई एंड थायरॉक्सिन का लेवल कम। अंडरस्टूड। आगे आइए, जो हाइपोथैलेमस होता है वो अवेलेबल अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन जो भी ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहता है उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बिकॉज थायरॉक्सिन का लेवल तो ऑलरेडी कम हो गया है, बिकॉज वहाँ पे स्विच ऑफ मैकेनिज्म काम कर रहा है।
तो जो कुछ भी थायरॉक्सिन पहले से ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है उसके रिगार्डिंग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये हाइपोथैलेमस थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। नेक्स्ट आइए, द न्यूरोसेक्रेटरी apparatus of the hypothalamus produce a substance called thyrotropin releasing factor TRF. TRF stimulates the anterior lobe of pituitary to produce thyroid stimulating hormone. फर्स्ट स्लाइड में हमने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया था, in which in turn enhance the rate of thyroid secretion as the level of TSH rises during the prometamorphosis. The level of prolactin suddenly falls, so the metamorphosis starts. देखो ये जो हाइपोथैलेमस है ये सेंसिटिव हो गया। अब इसके कारण क्या होगा कि हाइपोथैलेमस जो होता है एक हार्मोन यानी कि एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है, नॉट हार्मोन, एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसको क्या बोलते हैं हम, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि टीआरएफ। अब ये टीआरएफ क्या करेगा, ये जो हमारा पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब होता है उसको क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा जिससे वो टीएसएच का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, टीएसएच बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वो फॉर्मेशन कराएगा। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कर सके। अब जब थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होगा यानी कि जो थायरॉक्सिन को बनाने वाला ऑपरेटर जीन है वो स्विच ऑन हो गया, उसके कारण क्या होगा, जो प्रोलैक्टिन को बनाने वाला जीन है वो स्विच ऑफ होगा। तो हमारे नहीं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा और प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल घटेगा। ठीक है, थायरॉक्सिन का लेवल क्या हुआ, बढ़ा, और प्रोलैक्टिन का लेवल क्या हुआ, कम हुआ। इससे क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर टू यू। समझ में आया? देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान से समझो। क्या था, जब भी यानी कि जो प्री मेटामॉर्फोसिस वाला स्टेज होता है वहाँ पे जो स्विच ऑफ मैकेनिज्म है वो ऑपरेटर जीन जो कि थायरॉक्सिन को ऑपरेट करने वाला जीन होता है उस पर एक्ट करेगा और थायरॉक्सिन का लेवल कम करेगा और प्रोलैक्टिन का लेवल जो होगा वो हाई होगा, बिकॉज वहाँ पे स्विच ऑन मैकेनिज्म यानी कि पॉजिटिव सिग्नल जाता है ऑपरेटर जीन के पास, तो प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन होगा और प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होगा। अब इसके कारण क्या होगा कि जो ऑलरेडी पहले से ब्लड स्ट्रीम में जो थायरॉक्सिन प्रेजेंट है उसके कारण हाइपोथैलेमस हो जाएगा सेंसिटिव, और हाइपोथैलेमस का सेंसिटिव होने के कारण वो एक फैक्टर रिलीज करेगा, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा अपने न्यूरोसेक्रेटरी apparatus से। वो क्या करेगा कि एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी का है उसको स्टिमुलेट करेगा कि तुम प्रोड्यूस करो टीएसएच को, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को तुम प्रोड्यूस करो। अब ये जो टीएसएच हुआ ये क्या करेगा, हमारे थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगा कि तुम अब थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करो। अब वो जब थायराइड ग्लैंड हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करेगा यानी कि पॉजिटिव सिग्नल गया ऑपरेटर जीन के पास जो कि हमारा थायराइड हार्मोन बना रहा है, तो उसके कारण वहाँ पे स्विच ऑन मैकेनिज्म लगेगा। अब प्रोलैक्टिन में क्या आ जाएगा, निगेटिव सिग्नल आ जाएगा जिसके कारण प्रोलैक्टिन का स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि अब प्रोलैक्टिन का लेवल जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा और थायराइड हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन का लेवल जो होगा वो हाई हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। थायरॉक्सिन का लेवल हाई हो गया, प्रोलैक्टिन का लेवल घट गया और मेटामॉर्फोसिस हो गया हमारा स्टार्ट। अंडरस्टूड? आई होप इट्स क्लियर टू यू। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए? आ जाइए, बस इसको अच्छे से समझते चलिए, एकदम दिमाग क्लियर रखिए, समझते चलिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। आइए, द पुअर secretion of thyroid gland and irresponsiveness of larval tissue to the hormone are responsible for neoteny। यानी कि थायराइड ग्लैंड का पुअर सिक्रेशन और थायराइड हार्मोन के रिगार्डिंग जो लार्वल टिश्यू का इररिस्पॉन्सिवनेस है, ये जो रीजंस है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है नियोटेनी के लिए। अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है तो भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। अगर लार्वल टिश्यू थायराइड के कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है तो भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। अब मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा तो ऑब्वियस सा बात है एडल्ट में एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर रह जाएगा, एम्ब्रियोनिक यानी कि लार्वल कैरेक्टर रह जाएगा, यानी कि वो नियोटेनी का केस है। लॉजिकल बात है, समझ में आया? आ जाओ आगे। In amphibians, the development of tadpole larva undergoes progressive metamorphosis and transformation into adult. This is the normal occurrence in amphibian.
यानी कि नॉर्मल पाथवे, नॉर्मल ट्रेंड क्या है? नॉर्मल ट्रेंड है कि जब एम्फीबियन का डेवलपमेंट होता है तो जो टैडपल लार्वा है उनमें प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मल ट्रेंड है। देखो मेटामॉर्फोसिस भी जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, दैट इज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में होता है कि जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव चेंजेस कहने का मतलब कि जो एडल्ट है ना वो लार्वा से ज़्यादा एडवांस फॉर्म में होता है, यानी कि उनमें एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है कि वो ज़्यादा एडवांस इवॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं। जो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद एडल्ट बनते हैं ना वो इवॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। अब रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में होता है कि जो लार्वल कैरेक्टर रहेंगे ना, यानी कि जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रह जाएंगे वो भी प्रेजेंट रह जाते हैं। ठीक है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट रह जाते हैं, तो उसको हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे, यानी कि इवोल्यूशन सही से नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बट द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल पाथवे ऑफ द डेवलपमेंट इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ मेनी यूरोडिल्स। Such deviated pathway of the development of axolotl due to extrinsic as well as intrinsic environmental factor may be regarded as canalization, that is buffering of development against environmental changes. देखो नॉर्मल ट्रेंड क्या है? नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा, टैडपल लार्वा है वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होगा, बात खत्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये नॉर्मल अकरेंस एम्फीबियंस का है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये पाथवे से एक प्रोसेस होता है जो कि इस पाथवे को एकदम छोड़ के आगे बढ़ जाता है, एक डेविएटेड प्रोसेस हो जाता है, जो कि किस में देखने को मिलता है? यूरोडिल्स के लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। यूरोडिल्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये एक ऑर्डर है एम्फीबियंस का जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें टेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या था, हाँ, तो यूरोडिल्स में हमें एक डेविएटेड पाथवे देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, एक्सोलोटल का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है जो कि एडल्ट तो होते हैं लेकिन उनमें लार्वल कैरेक्टर्स प्रेजेंट रह जाते हैं। ये किस कारण से होता है? ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो गया या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कैनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कैनलाइजेशन क्या होता है? ये जो नॉर्मल एनवायरमेंटल चेंजेस होता है उसके अगेंस्ट जाके डेवलपमेंट होता है। नॉर्मल एनवायरमेंटल चेंज के अगेंस्ट जाके डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक जीनोटाइप का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि डिफरेंट कंडीशन के रिगार्डिंग होता है। यानी कि जो नॉर्मल टेंडेंसी था ना, नॉर्मल टेंडेंसी क्या था कि प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा, वो यहाँ पे नहीं हो पाता है, यानी कि नॉर्मल ट्रेंड के अलग जाके ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Neoteny is looked upon as the consequence of adaptation to neighboring environment where detention of larval gills and other larval features may be advantageous. यानी कि नियोटेनी जो होता है उसमें देखा गया है कि जिस इन्वायरमेंट में वो लोग रहते हैं ना उसमें अडेप्ट करने के लिए जो नियोटेनी है इसका कंसिक्वेंस बड़ा ही सही है। यानी कि जिस इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें अगर वो नियोटेनी ना हो उनमें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो नियोटेनी का जो कंसिक्वेंस है वहाँ उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहने के लिए, अडेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो रिटेंशन रहता है लार्वल गिल्स का और दूसरे लार्वल फीचर्स का वो एडवांटेजियस होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। अब देखते हैं जीके नॉवल 1954 रिगार्डेड दैट द रिटेंशन ऑफ लार्वल फीचर ड्यूरिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी हैज़ नथिंग टू डू इन द फाइटोजेनी ऑफ एम्फीबियंस। यानी कि जीके नॉवल जो कि 1954 में एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि जो लार्वल फीचर का रिटेंशन है सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे उनका एम्फीबियंस के फाइटोजेनी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि एम्फीबियंस के फाइटोजेनी में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है उस लार्वल कैरेक्टर के रहने से। ओके, this is quite evident from the heterogeneous characters of the Perennibranchiata where all the neotenous species are included. देखो पेरेनीब्रैंकिएटा क्या होता है, ये वैसे एनिमल्स होते हैं जिनके थ्रू आउट द लाइफ गिल्स परसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो उनको हम पेरेनीब्रैंकिएटा के उसमें इंक्लूड करते हैं। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो नियोटेनस स्पीशीज़ होते हैं ना उनको पेरेनीब्रैंकियाटा के क्लास में रख दिया जाता है, यानी कि पेरेनीब्रैंकियाटा में नियोटेनस स्पीशीज़ को इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, नियोटेनी एज सच हैव सम इम्पॉर्टेंस इन इंडिविजुअल ग्रुप्स, यानी कि नियोटेनी का कुछ इंडिविजुअल ग्रुप्स में कुछ इम्पॉर्टेंस भी होता है।
अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ नियोटेनी। हमने क्या देखा, हमने फैक्टर्स देख लिए जो कि नियोटेनी को अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। देखिए जो कुछ भी हमने बताया आपको, हार्मोन्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा क्या कंफ्यूजिंग है, तो उसको आप अच्छे से सुनिएगा, एक बार रिवीजन कीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। साथ साथ पढ़ते चलिएगा तो सही रहेगा, एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। अदरवाइज़ अब तो एक रात पहले पढ़ने वाला आते थे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साथ में पढ़ते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा एक बार आप ध्यान रखिएगा, पढ़ते चलिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते चलिए। कॉन्सेप्ट एक बार बनता जाएगा ना, सीक्वेंस से पढ़ते जाइएगा तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाएगा, फिर भूलने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप इस रिगार्डिंग पढ़ते चलिए। चलिए आइए अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नियोटेनी। नियोटेनी भी हमारा 3 टाइप का होता है, दैट इज पार्शियल नियोटेनी, इंटरमीडिएट नियोटेनी एंड टोटल नियोटेनी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम नियोटेनी। अब पार्शियल नियोटेनी की बात कर लेते हैं। When metamorphosis is delayed due to temporary ecological or physiological change in the environment, it is shown by tadpole and larva tiding over winter। देखो पार्शियल नियोटेनी क्या होता है, ये टेम्पररी डिले होता है। टेम्पररी इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज जो इन्वायरमेंट में आते हैं ना, टेम्पररी इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज जो इन्वायरमेंट में आते हैं, उसके कारण जो मेटामॉर्फोसिस में डिले होता है ना, उसको हम पार्शियल नियोटेनी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, टैडपॉल लार्वा में विंटर के टाइम पे ये पार्शियल नियोटेनी देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट नियोटेनी की बात कर ले तो ये एक्सोलोटल में देखने को मिलता है, जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी उनमें मेटामॉर्फोसिस सूटेबल कंडीशन पे हो जाता है, ठीक है। जो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है वहाँ पे भी एक्सोलोटल को प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि नियोटेनी, पार्शियल नियोटेनी और इंटरमीडिएट नियोटेनी क्या होता है। पार्शियल नियोटेनी जो होता है वो टेम्पररी इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज जो इन्वायरमेंट में आ जाता है, उसके कारण मेटामॉर्फोसिस किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डिले हो तो उसको हम पार्शियल नियोटेनी का नाम देते हैं। ये विंटर सीजन में टैडपॉल लार्वा में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम इंटरमीडिएट नियोटेनी की बात करें तो ये एक्सोलोटल्स में देखने को मिलता है। एक्सोलोटल्स आर कैपेबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ सूटेबल कंडीशन देने के कारण उनमें मेटामॉर्फोसिस भी हो जाता है, यानी कि उनको एक्सपेरिमेंटली भी लेबोरेटरी कंडीशन में हम एक्सोलोटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सोलोटल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो हुआ ना एक्सोलोटल का जो कंडीशन हुआ, ये वो इंटरमीडिएट नियोटेनी हुआ, यानी कि वो लोग क्या थे, एक्सोलोटल का केस क्या था कि वो हमारा क्या बोलते हैं, वो रिप्रोड्यूस तो कर सकते थे लेकिन एज सच कोई कंडीशन आया तो मेटामॉर्फोसिस भी कर गया, कोई इशू नहीं था उसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट नियोटेनी। अब बातें हैं एक्सट्रीम और टोटल नियोटेनी। इसमें जो है ना वो पेरिनी ब्रैंकिएट कंडीशन आ जाएगा, यानी कि चाहे तो कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन दे दो, थायरॉक्सिन दे दो, कुछ भी दे दो, प्रोलैक्टिन का लेवल कम कर दो, थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, फूड का एबंडेंस कम कर दो, कुछ भी, लेकिन क्या होता है, जो लार्वल टिश्यू होता है वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, उसका जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस रहता है ना वो एकदम कम रहता है, यानी कि उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा ही नहीं, तो इसको हम बोल देंगे टोटल नियोटेनी। तो एक बार इस लाइन को देख लेते हैं। इट इज सोन बाय सेवरल पेरिनी ब्रैंकिएट सैलामेंडर्स सच एज नेक्ट्रस, साइरेन एंड प्रोटियस। They remain larval throughout. Even treatment with thyroxine fails to induce metamorphosis. The tissue response is absent. यानी कि ये जो था ये पेरिनी ब्रैंकिएट कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। पेरिनी ब्रैंकिएट सैलामेंडर जैसे कि नेक्ट्रस हो गया, नेक्ट्रस किसको बोलते हैं, ये मड पप्पी को बोलते हैं, इट्स एक्वेटिक सैलामेंडर। फिर साइरेन हो गया, साइरेन मडिल को बोलते हैं, और प्रोटियस हो गया, इसको ओलम बोलते हैं, या फिर ब्लाइंड केव सैलामेंडर, ये भी एक टाइप का एक्वेटिक सैलामेंडर ही है। इन सब में टोटल नियोटेनी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो लार्वा कैरेक्टर रहता है वो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहते हैं,
इनफैक्ट उसको थायरॉक्सिन से ट्रीटमेंट भी तो तुम दो ना, एकदम ऑप्टिमम कंडीशन बना दो, ऑप्टिमल कंडीशन बना दो कि ये मेटामॉर्फोसिस कर जाए, लेकिन उनमें मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है। ठीक है, थायरॉक्सिन अगर तुम उनको दे भी दो तो फिर उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, बिकॉज जो टिश्यू होता है ना वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता, यानी कि जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है लार्वल टिश्यू का थायराइड हार्मोन के रिगार्डिंग, थायराइड हार्मोन के कॉरेस्पॉन्डिंग वो एकदम खत्म रहता है, एकदम नील, वो एब्सेंट रहता है। समझ गया, एकदम नील बट्टा सन्नाटा। समझ गए। अब आ जाओ नियोटेनी के सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं। आई होप जहाँ तक अभी हम आपको बताएं वहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो देखो नियोटेनी के सिग्निफिकेंस के बारे में। एक साइंटिस्ट थे वाइजमैन, 1875 में उन्होंने बताया कि नियोटेनी जो है वो रिटार्डेड इवोल्यूशन का एक केस है, जिसको हम अटाविज्म बोलते हैं। अब अटाविज्म क्या होता है? ये रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है। देखो एक एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं। वैसे तो इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमें पता चला था कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वहाँ से इवॉल्व होते 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 हम लोग ह्यूमन बींग्स बने। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर कोई ह्यूमन बेबी का बर्थ हो और उसमें कुछ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, मान लो उसमें टेल प्रेजेंट हो गया। ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, ऐसा होता नहीं है, बाई चांस कभी हो गया, न्यूज़पेपर्स वगैरह में हमने देखा होगा कभी कभी, रेयरेस्ट केस। ठीक है, तो ह्यूमन बेबी का बर्थ हुआ इस मॉडर्न इरा में और उसमें टेल प्रेजेंट हो गया, तो ये जो केस हुआ ना ये अटाविज्म का केस हुआ, यानी कि उस पर्टिकुलर बेबी में उनका एंसेस्ट्रल कैरेक्टर प्रेजेंट हो गया, यानी कि ये रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन शो कर दिया, तो इसको अटाविज्म बोलते हैं। और यही जो सेम बात है ना ये नियोटेनी शो करता है। नियोटेनी में एडल्ट ऑर्गेनिज्म में उनका लार्वल कैरेक्टर रह गया, यानी कि उनका एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रह गया, तो ये क्या शो किया? अटाविज्म शो किया। ये वाला जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। However, this is now regarded as the secondary specialization, a physiological adaptation of advantage. यानी कि अब जो है सो नियोटेनी का थोड़ा एडवांटेज भी हो गया, जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं पर्टिकुलर सराउंडिंग में, उसमें अडेप्ट करने के लिए जो नियोटेनस कंडीशन है ये ज़्यादा एडवांटेजियस हो गया। दिस इज आल्सो प्रूव द ग्रेटर हेट्रोजेनिटी ऑफ ऑल नियोटेनस पेरिनी ब्रांकिएट फॉर्म्स, यानी कि जो पेरिनी ब्रांकिएट फॉर्म्स था उसमें ये हेट्रोजेनस कंडीशन को मेंटेन करता है, यानी कि जितने भी नियोटेनस एनिमल है यानी कि उनमें थ्रू आउट द लाइफ गिल्स प्रेजेंट रहेगा, थ्रू आउट द लाइफ गिल्स प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम पेरिनी ब्रांकिएट फॉर्म में डालेंगे। इससे क्या होगा? उसका जो हेट्रोजेनिटी रहेगा वो भी मेंटेन रहेगा पेरिनी ब्रांकिएट फॉर्म्स का। अंडरस्टूड? देखो ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये वाला जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अटाविज्म वाला, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करना। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। सिग्निफिकेंस भी खत्म हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा क्या था? फाइनली एक समरी बता देते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने जो फैक्टर्स था, एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर को देखा, हमने हार्मोन के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें हार्मोनल कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, मॉडर्न जेनेटिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने उसको देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने टाइप्स ऑफ नियोटेनी देखा, उसके एग्जाम्पल्स देखे, उसके डेफिनेशन समझे, उसके बाद जो नियोटेनी का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हमने समझा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हो गया, और लेक्चर ख़त्म होने के साथ हमारा नियोटेनी भी एकदम अच्छे से कवर हो गया। अब नियोटेनी का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। ये जितना हम आपको पढ़ाए हैं उतना आप रिवाइज कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, और हाँ नोट्स थोड़ा अपने हाथ से बनाइएगा। वैसे नोट्स तो हम शेयर कर देते हैं, लेकिन थोड़ा खुद से लिखा हुआ ना ज़्यादा सही रहता है। तो अगर आपका मन हो तो हम जब भी पढ़ाते रहे तो आप नोट्स लिखते रहिए, ठीक है? तो सही रहता है, अपना आपका हाथ भी काम करता रहेगा और दिमाग को सिग्नल मिलता रहेगा, वो भी बातों को डिटेन करता रहेगा, तो ये चीज़ सही रहता है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि हम अपना बेस्ट दिए हैं। अब आप एक बार इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग क्लियर करके बैठिएगा। जब भी बैठिएगा दिमाग एकदम शांत रखिएगा, दिमाग में कुछ मत रखिएगा, बस इस लेक्चर को सुनिएगा। आपके दिमाग में बस नियोटेनी ही चलना चाहिए जब आप नियोटेनी पढ़ रहे हो तो, ठीक है? और कोई भी फालतू चीज़ नहीं, ओके? तो नियोटेनी का आप ये लेक्चर कीजिए, उसके बाद जो हम PDF शेयर करेंगे नोट्स का, उससे एक बार गो थ्रू हो जाइए। ट्रस्ट मी, आई गारंटी यू आपका नियोटेनी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। जस्ट ट्रस्ट मी, आप बस ये काम कीजिए, लेक्चर देखिए और एक बार नोट्स से गो थ्रू हो जाइए।
और एक बार जब ये सब काम कर लीजिएगा तो 5 मिनट अकेले बैठिए, आंख बंद कीजिए और जो कुछ भी पढ़े हो उसको मेमोराइज करने का कोशिश करो। लाइक नियोटेनी में क्या पढ़ें, उसके फैक्टर्स में क्या क्या पॉइंट्स थे, फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था, इसको रिवाइज करो, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ता है इससे, ठीक है, एक्सपीरियंस बता रहे हैं। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, लेट्स एंड द लेक्चर।